जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम लोग शिक्षण विधियों के अत्यंत एक महत्वपूर्ण खंड पे चर्चा करने के लिए साथ में है। और जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि बहुत अच्छा प्रश्न इस विधि में से आता है। एक अच्छा खंड है और सारी शिक्षण विधियों में लगभग इससे जुड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है। हम लोग इस बात को जानेंगे कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है क्या। प्रतिपादक इसके डेजी मॉर्विन जो है 1971 में इसका प्रतिपादन किया। कई अन्य नामों से इस विधि को जाना जाता है। निर्देशित अध्ययन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, उपचार विधि, उपचारी विधि, ये सारे नाम इस विधि को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, ये सारी चीज क्या है, कौन सा एक तरीका होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं क्या है इस विधि को लेकर के, शिक्षाविदों की परिभाषाएं, उन सब पे हम लोग एक सार्थक चर्चा करेंगे। और पूरा वीडियो कुछ ऐसे नए कंटेंट के साथ इस तरीके से बने कि आपको लगे कि हाँ इसमें से अब कोई प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न हमारा गलत हो नहीं सकता है, वो समझ आपकी बननी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिवीक्षित अध्ययन विधि से। और प्रतिपादक, जैसा मैंने कहा, प्रतिपादक आपको पता है। प्रतिपादक प्रतिपादक डेजी मॉर्विल जॉन। प्रतिपादक डेजी मॉर्विन। डेजी मॉर्विन इसके प्रतिपादक हैं। और 1971 में 1971 में उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। 1971 में इस विधि को कुछ अन्य नामों से हम जानते हैं, और वो अन्य नाम होते हैं निर्देशित अध्ययन विधि, निर्देशित अध्ययन विधि, निर्देशित अध्ययन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि तो इसका नाम है ही। समाजीकृत अभिव्यक्ति, जैसा मैंने अभी कहा आपको, समाजीकृत अभिव्यक्ति, और उपचारी विधि। उपचारी विधि भी क्यों कहेंगे, इसको अभी हम चर्चा में इस पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें निदान और उपचार का सिद्धांत निहित होता है। कहाँ निहित होता है, कैसे निहित होता है, वो हमारी चर्चा के साथ में। तो इस विधि से प्रमुख तौर पे कौन कौन से तथ्य जुड़े हैं, इस विधि का प्रतिपादन डेजी मॉर्विन ने किया, इन अन्य नामों से इसको जाना जाता है। ये विधि होती क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, नाम नाम से स्पष्ट है, पर्यवेक्षित अध्ययन यानी कि ऐसा अध्ययन जिसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसका सुपरविजन किया जा रहा है। और सुपरविजन कौन कर रहा है, अध्यापक करेगा। ध्यान रखो, सुपरविजन में और इंस्पेक्शन में एक अंतर होता है, पर्यवेक्षण और निरीक्षण में एक अंतर होता है। निरीक्षण जो होता है वो जहां इस तरीके से किया जाता है कि उसका जो मोटिव होता है वो कमियों को पकड़ना होता है, कमियों को तलाशना होता है निरीक्षण का। लेकिन पर्यवेक्षण इस निरीक्षण से ज्यादा अच्छी प्रकृति का होता है। पर्यवेक्षण में आप न केवल कमियों को पकड़ते हो, कमियों को तलाशते हो, बल्कि उनको दूर करने के लिए, उनके उपचार के लिए भी आप कोई सुझाव देते हो, परामर्श देते हो। यानी कि पर्यवेक्षण में कमियां देखना और उनका उपचार सुझाना, ये दोनों चीज शामिल होती है। और इसीलिए हमने उपचारिक विधि इसको नाम दिया। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये दोनों रूप इसके अंदर शामिल होते हैं, निहित होते हैं। तो क्या होती है निरीक्षित अध्ययन विधि, इससे हम लोग बात करेंगे। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित, इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूं मैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये पर्यवेक्षित अध्ययन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिसमें जिसमें शिक्षक द्वारा जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक विषय वस्तु आवश्यक विषय वस्तु
या पाठ्य सामग्री, या पाठ्य सामग्री या संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें देकर देकर अध्ययन के निर्देश प्रदान किए जाते हैं, अध्ययन के निर्देश, अध्ययन के निर्देश प्रदान किए जाते हैं, किए जाते हैं, जिसके पश्चात विद्यार्थी, जिसके पश्चात विद्यार्थी अपनी रुचि की या समस्यात्मक पाठ्य सामग्री का, समस्यात्मक पाठ्य सामग्री का नियंत्रित वातावरण में, नियंत्रित वातावरण में स्वगति से अध्ययन करते हैं। ध्यान रखो, इसमें स्वगति से अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक उनका निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए, निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए, पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें परामर्श या मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, परामर्श या मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है, कोमा उनकी समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान करता है, उनकी समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान करता है। एक बार वापस हम देखेंगे क्या हमने लिखा है, क्या होता है इस विधि में। इस विधि में आप देखिए, वापस मैं स्लाइड को पीछे ले रहा हूं। इस विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दे दी जाती है। वो अध्ययन सामग्री पाठ्य वस्तु के रूप में हो सकती है, पाठ्य पुस्तकों के रूप में हो सकती है, संदर्भ पुस्तकों के रूप में हो सकती है, और वो पाठ्य वस्तु उस विषय वस्तु, उस कंटेंट से जुड़ी होगी जो विद्यार्थियों की रुचि का क्षेत्र है या बच्चों की समस्या का क्षेत्र है। जिसे बच्चों को समस्या आती है, जहां पे बच्चे कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, उस विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु को अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा और उन्हें अध्ययन के निर्देश दे दिए जाएंगे कि किस प्रकार से अध्ययन करना है, कितनी देर करना है, किस प्रकार से उनको बिहेव करना है पूरे अध्ययन के दौरान, कहां का फोकस करना है। इस टाइप के निर्देश दे करके बच्चों को बोल दिया जाता है। बच्चे अपनी गति से, अपनी रुचि की या अपनी आवश्यकता की विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, और अध्यापक क्या करता है, अध्यापक पूरे उस अध्ययन के दौरान उनके बीच में रह करके उनको परामर्श देता है, उनको मार्गदर्शन देता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनकी समस्याओं का वहीं पे उपचार करता है, वहीं समाधान करता है। ये ठीक उस तरीके से है जैसे आप क्लास में एक टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं और आपने अपनी क्लास के बच्चों को बोल दिया है कि मैं खड़ा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे सामने अध्ययन करो, अपना अपना काम करो सब, और आप उनके बीच में घूमते जा रहे हैं, उनको बीच में घूम घूम करके और बच्चों के बीच में जा करके उनको परामर्श दे रहे हैं, उनको जहां समस्या है उन समस्या के क्षेत्रों को आप दूर कर रहे हैं। ये पर्यवेक्षण की प्रक्रिया चल रही है और बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। और ध्यान रखें, बच्चे अपनी स्वगति से स्वरुचि का विषय, अपनी आवश्यकता का विषय, इसमें बच्चे अध्ययन कर पाते हैं। तो अध्यापक के द्वारा जो परामर्श दिया जा रहा है, बच्चों की कमजोरियां जानने का काम किया जा रहा है, उनको परामर्श दिया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसीलिए इस विधि में एक हम जब इसके गुण लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसमें निदान और उपचार दोनों निहित होते हैं। निदान, अध्यापक उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को जानने का काम कर रहा है, उपचार उन्हें उनका समाधान प्रस्तुत कर रहा है, उन समस्याओं को दूर कर रहा है। तो निदान और उपचार इसमें निहित होते हैं।
ये हम इसके गुणों में बात करेंगे। तो ये एक पर्यवेक्षित अध्ययन एक ऐसी विधि है, डेजी मॉर्गन ने इसको प्रतिपादित किया 1971 में, और जिस अन्य नामों से जाना जाता है ये इसका ब्यौरा होता है। कुछ परिभाषाएं, इंपोर्टेंट परिभाषाएं हम देखते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में परिभाषाएं क्या बोली। एक बार परिभाषाएं देखते हैं, और इंपोर्टेंट परिभाषाएं मैंने वो परिभाषा दी जो पर्यवेक्षित अध्ययन में प्राय परीक्षा में जोड़ने की संभावना रहती है। बॉसिंग की एक परिभाषा इंपोर्टेंट, एक बार परिभाषा देखें। कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को, ध्यान रखो, उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने एवं उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। समझ रहे हैं आप, पर्यवेक्षित अध्ययन किसका नाम है? जो अध्यापक एक कुशल शिक्षक है, उसके निर्देशन में काम चल रहा है, उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य, जो काम उनको असाइनमेंट दिया गया है उसको पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियां, यानी कि अध्ययन की तकनीकियां क्या होती हैं उनको समझना है बच्चों को, उन पर अधिकार प्राप्त करना है, यानी कि उन सारी पढ़ने की टेक्निक पर स्वाध्याय का विकास करती है, स्वाध्ययन के तरीके बच्चों को बताती है कि किस तरीके से अध्ययन किया जाएगा। ध्यान को अध्ययन करना, प्रॉपर तरीके से अध्ययन करना, ये भी एक लक्षण है, और ये लक्षण सब में नहीं होता है। आप उठा करके वैसी किताब पढ़े जा रहे हो, किस तरीके से पढ़ना है, कहां कहां फोकस करना है, किन किन चीजों को हाईलाइट करना है, ये सब तरीके उसमें बताए जाते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। बॉसिंग की परिभाषा है, एक और परिभाषा है बड़ी इंपॉर्टेंट, रस की परिभाषा है। इस परिभाषा को देखें, निर्देशित अध्ययन का अर्थ है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को निर्देशित करना जो मुख्य रूप से किसी समस्या समाधान प्राप्ति या योग्यताओं की प्राप्ति से संबंधित है। बच्चे अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए कार्यरत है, तो उसमें अध्यापक के द्वारा उन क्रियाओं को निर्देशित किया जाएगा, यानी कि बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, और जिनके लिए विद्यार्थी प्रयास करता है, जिन समस्याओं के हल के लिए विद्यार्थी प्रयास करता है। ये एक परिभाषा है रस की, और एक और परिभाषा है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की। ये परिभाषा परीक्षा में आ चुकी है। बाइंडिंग, मेज या दराजों के चारों, मेज या दराज है ना, एक सिंबल लिया है, टेबल जो है उसके चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह, यानी कि अब स्टील के चारों तरफ, टेबल के चारों तरफ जो बच्चे बैठे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। ये एक छोटी सी परिभाषा है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। तो कुल मिलाकर के पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में काम कैसे चलेगा? सबसे पहले अध्यापक के द्वारा बच्चों को निर्देश दिए जाएंगे अध्ययन के निर्देश, किस तरीके से अध्ययन करना है। फिर बच्चों को आवश्यकता अनुसार जो पाठ्य सामग्री, विषय वस्तु है वो उनको प्रदान की जाएगी बच्चों तक, और फिर बच्चे अपना अध्ययन करना शुरू कर देंगे। शिक्षक उनका पर्यवेक्षण करेगा लगातार, उनके बीच में घूम घूम करके, और पर्यवेक्षण करके उनकी समस्याओं को जानेगा, उनकी समस्याओं का निदान और उपचार दोनों करेगा, यानी कि समस्याओं को न केवल पता लगाएगा बल्कि उनको दूर भी करेगा, मार्गदर्शन उनको देगा, और सबसे अंत में पुनरावृत्ति कार्य। तो ये इसके चरण होते हैं। हम एक बार लिखते हैं समस्या समाधान पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के चरण। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के चरण जो होते हैं या सोपान जो होते हैं वो क्या है, उन सोपानों को हम लिखेंगे। और सोपान होते हैं, सबसे पहले सोपान होता है अध्ययन के निर्देश प्रदान करना, अध्ययन के निर्देश प्रदान करना। दूसरा सोपान क्या होता है? आवश्यक विषय वस्तु, आवश्यक विषय वस्तु या संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना, संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना। ये दूसरा सोपान होता है। तीसरा सोपान क्या होता है? शिक्षक द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण, निरंतर पर्यवेक्षण। चौथा सोपान होता है विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचान कर, को पहचान कर
मार्गदर्शन देना। मार्गदर्शन देने का मतलब होगा उनकी समस्याओं को दूर करना है कि किस तरीके से उस समस्या का। और लास्ट होता है पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति कार्य ये इसके सोपान होते हैं। सोपान मतलब ये प्रक्रिया इन चरणों से होकर के गुजरेगी। सबसे पहले पहले अध्ययन के निर्देश प्रदान कर दिए जाएंगे अध्यापक के द्वारा, जिससे मैंने कहा किस तरीके से अध्ययन करना है, कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी जगह आपको हाईलाइट करना है, आप अपनी समस्या के क्षेत्र में किस तरीके से काम करेंगे तो कैसे समस्या निकलेगी और वो किस तरीके से सोल्व करने का काम करना है, नहीं आई तो मेरे को बताना है। ये सारी चीजें जो निर्देश होते हैं आवश्यक उन दिशा निर्देश बच्चों को प्रदान कर दिए जाएंगे। दूसरा आवश्यक विषय वस्तु। आवश्यक विषय वस्तु जो है संदर्भ पुस्तकें, जो वो सामग्री उपलब्ध बच्चों को कराना है। तीसरा अध्यापक द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण किया जाएगा। चौथा विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचान कर उनको मार्गदर्शन देने का काम हुआ। और अंतिम काम हुआ, ये मेरे ख्याल से फॉन्ट ज्यादा मोटा तो नहीं हो गया है, पुनरावृत्ति कार्य होगा। तो कुल मिलाकर के ये इस स्थिति से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि गुजरती है, इन चरणों से होकर के गुजरती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के क्या रूप होते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किन किन स्वरूपों में विभाजित होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, हेलो हेलो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के रूप। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के रूप और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के रूप से अभिप्राय है कि पर्यवेक्षित अध्ययन किन किन प्रारूपों को, किन किन फॉर्मेट में काम करता है। एक प्रश्न आया मेरे ख्याल से 2017 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में, एक प्रश्न था 2017 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में था कि द्विकालखंड योजना, द्विकालखंड यानी कि द्विकालांश योजना किस निम्न में से किस विधि से संबंधित है, द्विकालखंड या द्विकालांश योजना। और उस प्रश्न का सही उत्तर था पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से संबंधित है। क्या होती है द्विकालांश योजना या द्विकालखंड की योजना, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला जो रूप होता है, सबसे पहले पहला रूप होता है वो होता है सम्मेलन। सम्मेलन, और सम्मेलन जो होता है, इस सम्मेलन में कोई विशेष चीज नहीं होती है, बस विद्यार्थियों की समस्याओं के संदर्भ में, विद्यार्थियों की समस्याओं के संदर्भ में विचार गोष्ठी होती है, विचार गोष्ठी। सम्मेलन शब्द जो दिया है, सम्मेलन से अभिप्राय कोई वैसे सम्मेलन से नहीं है। सम्मेलन का अभिप्राय है कि विद्यार्थियों को आप एक मंच पे इकट्ठा करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक साथ इकट्ठा करके उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के संबंध में, उनकी जो कमियां हैं, उन कमियों के संबंध में उनसे बातचीत करेंगे और वो आपस में एक, हमने जैसे शब्द लिया विचार गोष्ठी, तो विचार गोष्ठी का मतलब यही है कि उसमें विचार करके वो अपनी समस्याओं को डिस्कस करें। समस्या को डिस्कस करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपस में कुछ सुझाव निकल करके आएंगे समाधान के। दूसरा क्या होता है, विशिष्ट शिक्षण योजना। विशिष्ट शिक्षण योजना और विशिष्ट शिक्षण योजना में मैं बल्कि ऐसी सही से लिख देता हूं ऊपर, विशिष्ट शिक्षण योजना में विशिष्ट शिक्षण योजना विषय वस्तु की जटिल या समस्याग्रस्त खंड पर विशेष शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। विशेष शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। आपकी विषय वस्तु का कोई जटिल खंड है, कोई कठिन पार्ट है, तो वहां पे एक विशिष्ट शिक्षक जो है वो आकर के
वो विशिष्ट शिक्षण कराएगा, विशिष्ट शिक्षक होगा और विशिष्ट शिक्षण कराएगा। और उस विशिष्ट शिक्षण का जो कुल मिलाकर के जो मूल मंत्र होगा, वो मूल मंत्र होगा कि केवल उन खंडों को फोकस किया जाए जो खंड समस्याग्रस्त है, बच्चे की समस्या के क्षेत्र है। ध्यान को यहां पर उपचार चल रहा है। तीसरा होता है कालांश विभाजन योजना। कालांश विभाजन योजना। और कालांश विभाजन योजना ये क्या होती है? कालांश विभाजन योजना, इसमें दो शिक्षक कालांश विभाजित करके पढ़ाते हैं। कालांश विभाजित करके पढ़ाते हैं। यानी कि दो शिक्षक पढ़ेंगे। कालांश विभाजन, एक कालांश का दो शिक्षकों में विभाजन हो गया है। और ध्यान रखो, ये कालांश विभाजन, जैसे कालांश विभाजन योजना और द्विकालांश योजना, ये दोनों अलग अलग चीजें। इसको भी मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक साथ समझने में आसानी रहेगी। द्विकालांश योजना, यही प्रश्न था जो परीक्षा में आया था। द्विकालांश योजना, द्विकालांश या द्विकालखंड, परीक्षा में जो शब्द आया ये आया द्विकालखंड योजना। और प्रश्न आया था कि ये किस योजना का भाग है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का भाग होता है। देखो, कालांश विभाजन में दो शिक्षक पढ़ाएंगे एक कालांश, और वो दोनों शिक्षक योजना बना करके पढ़ाएंगे कि कौन सा विषय वस्तु का कौन सा भाग उसको लेना है, कौन सा भाग मुझे लेना है। द्विकालखंड द्विकालांश योजना में दो कालांश के लिए योजना बनाई जाती है। और दो कालांश के लिए योजना ऐसे बनती है कि एक कालांश में बच्चों को अध्यापन कराया जाता है और दूसरे कालांश में बच्चों को खुद अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, जो उनको बच्चों को बता दिया। यानी कि जो पढ़ाना है वो एक तरीके से निर्देश देना है और वो बच्चे उसको रिपीट करते हैं। द्विकालांश द्विकालखंड योजना, इसमें दो कालांश होते हैं। और वो दो कालांश जो होते हैं, दो कालांश, उसमें फर्स्ट कालांश जो होता है, फर्स्ट में शिक्षक द्वारा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं जिससे बात एक ही उस पर आ जाएगी स्लाइड पर। शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये तो फर्स्ट कालांश में होता है। और सेकंड में विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन, विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में इस द्विकालांश योजना को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। द्विकालांश योजना जिसमें आप बच्चों को एक कालांश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक कालांश में बच्चे अपने स्तर से उसी पढ़ी गई विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमारे जैसे स्वरूप हो गए, जैसे पहला पहला स्वरूप हो गया, और स्वरूप हो गया विद्यार्थियों की समस्या के संदर्भ में विचार गोष्ठी, इसको हमने सम्मेलन कह दिया। दूसरा हो गया विशिष्ट शिक्षण योजना, इससे विषय वस्तु के जटिल या समस्याग्रस्त भाग को शिक्षण मार्गदर्शन देगा विद्यार्थियों को। तीसरा हो गया कालांश विभाजन योजना, इस कालांश विभाजन में दो शिक्षक पढ़ाएंगे और दो शिक्षक कालांश विभाजित करके पढ़ाएंगे। यानी कि कालांश का इतना भाग में और इतना भाग तू, दो व्यक्ति। नानो को ये तो कालांश विभाजन है, लेकिन द्विकालांश योजना में कालांश दो होंगे, एक में बच्चों को पढ़ाया और बताया जाएगा और एक कालांश में बच्चों को खुद अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा। ये इसके प्रमुख स्वरूप होते हैं। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का मुख्य जो तत्व निकल करके आ रहा है, ये अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक नियोजन है, जिसमें एक प्लानिंग है। बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं वो किस विषय वस्तु का करेंगे, ये भी प्लानिंग का एक पार्ट है। किस तरीके से करना है, ये भी प्लानिंग का एक पार्ट है। कौन कौन से चरणों से होकर के गुजरना है, ये भी प्लानिंग का पार्ट है। बीच में क्या हो, प्रारंभ में क्या होगा, बीच में क्या होगा, अंत में क्या होगा। अध्यापक बीच में मार्गदर्शन उनको प्रोवाइड करा रहा है, पर्यवेक्षण करके, सुपरविजन करके। ये इसके प्रमुख इसके रूप होते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के दोष क्या है, मैं बात करता हूं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के, मैं बार बार ये देख रहा हूं कि फॉन्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण। और कौन कौन से गुण होते हैं? नंबर एक,
बालकों में बालकों में स्वाध्ययन स्वाध्ययन की क्षमता का विकास कर, बालकों में स्व अध्ययन की, क्योंकि बच्चों को आप प्लांट तरीके से जब आप अध्ययन उनसे करवाओगे तो उनके अंदर ये तरीका आएगा, ये सलीका आएगा कि किस तरीके से अध्ययन करना है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, कहाँ कहाँ किन किन चीजों को विशेष तौर पे हमको देखना है और किस तरीके से देखना है। नंबर एक। नंबर दो, देखिए ये इंक कैसी चलती है। नंबर दो, इस इंक को मैं पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ। बालकों स्व अध्ययन। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित, वैयक्तिक भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित। कैसे होती है वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित? वैयक्तिक भिन्नता इस बात को बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये इंक जो है शायद थोड़ी सी डार्क नहीं होगी हो, देख लें एक लाइन, इससे आगे की लाइन शायद नहीं लिखूं मैं, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है थोड़ी सी डार्क होगी। वैयक्तिक भिन्नता कहाँ होती है? वैयक्तिक भिन्नता होती है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि प्रत्येक बालक अपनी रुचि से, अपनी गति से, अपने तरीके से, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं के अनुसार सीखे। ये वैयक्तिक भिन्नता का क्यों आधारित होती है, मैं इसको पूरी लिख देता हूं, होती है अर्थात अर्थात प्रत्येक बालक अपनी रुचि की विषय वस्तु स्वगति से विषय वस्तु स्वगति से स्वयं की क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार पढ़ता है। तो वैयक्तिक भिन्नता का इंडिविजुअल डिफरेंस की थ्योरी इसमें काम करती है, स्व अध्ययन की भावना का विकास करती है। तीसरा बड़ा प्रमुख, तीसरा वाइट सही रहती है, तीसरा प्रमुख है निदान एवं उपचार का सिद्धांत निहित होता है। निदान एवं उपचार का सिद्धांत निहित होता है। और ये बात मैं भी आपको कर चुका हूं कि निदान और उपचार के सिद्धांत की सीधी सीधी आपको झलक कहां दिखेगी, जहां पे अध्यापक बच्चों के बीच में जा रहा है और बच्चों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा है। ये निदान कर लिया उसने और समस्या के क्षेत्रों को निदान करके और फिर उन कमियों को दूर करने का काम कर रहा है, यानी कि उपचार भी कर रहा है। ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अगला गुण होता है। चौथा गुण क्या होता है? और चौथा गुण भी बड़ा प्रमुख होता है, आप इसको समझ लो कि सामान्य शिक्षण जब आप कराते हो, सामान्य शिक्षण का मतलब सामान्य तौर पर परंपरागत कक्षा शिक्षण जब आप कराते हो तो बच्चों के अधिगम में कुछ कमियां, कुछ रिक्तियां रह गई होती हैं, यानी कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसको बच्चे उस समय समझे नहीं होते हैं, समझ नहीं पाए होते हैं। बच्चे उस अधिगम रिक्तियों को कहां पे दूर करें? वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से के माध्यम से दूर की जा सकती है। तो सामान्य शिक्षण के दौरान सामान्य शिक्षण के दौरान सामान्य शिक्षण के दौरान रहने वाली सामान्य शिक्षण के दौरान रहने वाली अधिगम रिक्तियों है ना, अधिगम रिक्तियों का अर्थ आप समझ रहे हैं? अधिगम रिक्तियां यानी कि पढ़ने में, सीखने में जो कमी रह गई, वो अधिगम रिक्तियों को दूर करती है ये विधि। और एक और इंपोर्टेंट पांचवा, कि पिछड़े और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के विशेष उपयोगी, पिछड़े या मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी।
बालकों के लिए विशेष उपयोगी, विशेष उपयोगी, क्योंकि जो पिछड़े बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, वो निर्देशन के साथ अध्यापक के मार्गदर्शन के साथ अध्ययन करेंगे, अपनी कमियों को बताएंगे, तो व्यक्तिगत उसका आराम से इलाज किया जा सकता है। छठा, पिछड़े मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी। छठा कौन कौन से हो गए? निदान उपचार का सिद्धांत हो गया, सामान्य शिक्षण के दौरान रहने वाली अध्ययन वृत्तियों को पिछड़े मंदबुद्धि बालकों के लिए, हाँ, नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थितियों में नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करने से अनुशासन की भावना का विकास होगा, अनुशासन की भावना का विकास। अनुशासन की भावना का विकास होगा, बच्चे नियंत्रित वातावरण में नियंत्रित तरीके से अध्यापक के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, उनको कहना चाहिए उनके निर्देशों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना, जब बच्चे सीखते हैं किसी भी एक काम में, वो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक अनुशासन का विकास करता है और बच्चे सक्रिय तौर से अधिगम करते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं। और अगर दोष की बात करें, दोष, तो दोष में सबसे पहला जो दोष और सबसे इंपॉर्टेंट जो दोष है, वो इंपॉर्टेंट दोष ये है कि एक सबसे पहला दोष है कि ये व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है, केवल संज्ञानात्मक पक्ष से, व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है। पहला इसका दोष, पहला प्रमुख दोष, यानी कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास नहीं होता, क्योंकि क्रियात्मक कोई लर्निंग बाय डूइंग हुई नहीं, बच्चे केवल पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे केवल पढ़ते हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं, वो उनके संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास को करेगा, भावात्मक क्रियात्मक का विकास पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, जटिल विषयों का, जटिल विषय वस्तुओं का जटिल विषय वस्तुओं का या जटिल विषय वस्तुओं के लिए, ऐसे लिखो, अधिक उपयोगी नहीं, अधिक उपयोगी नहीं। यानी कि अधिक उपयोगी नहीं है का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल उपयोगी नहीं करना है, कुछ सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे गणित की, जैसे विज्ञान की, इसकी कई सारी संकल्पनाएं ऐसी होंगी, निश्चित तौर पर ऐसी होंगी, होती हैं, जिन पे बच्चा केवल अपना खुद का अध्ययन करे तो वो कमियां दूर नहीं होंगी। अध्यापक वहां पे विशेष तौर पे शिक्षण कराएगा, विशेष तौर पे बच्चों को जो टीचिंग मेथड का प्रयोग करती है, टीचिंग जो कराएगा उसी से दूर होगी। तो जटिल विषय वस्तु के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, कुछ पार्ट्स के लिए कम काम कर सकते हो, सबके लिए नहीं कर सकते हो। और तीसरा, एक लंबी प्रक्रिया है, बस ये इसके दोष है, लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। और एक और लिख देता हूं, अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होगी, अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता हो। ये इसके दोष है। तो गुण हो गए, दोष हो गए, और कोई ऐसी विशेष नई ऐसी बात नहीं है। एक बार आप
उस पैटर्न से, उस मूल भाव से, इस विधि के मूल भाव से आपने एक बार तालमेल बिठा लिया, कई सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप बनने लगती हैं। मैं फटाफट स्लाइडों को सबको एक बार रिवीजन कर लेता हूं, एक बार फटाफट सारी स्लाइडें। हम सुपरवाइज स्टडी की बात कर रहे हैं, हम पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं। सबसे पहली जानने की बात, सबसे प्रथम बिंदु, इसके प्रतिपादक कौन? प्रतिपादक डेजी मॉर्गन 1971 में। किन अन्य नामों से जाना जाता है? निर्देशित अध्ययन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, समाजीकृत अभिव्यक्ति, उपचारी विधि। क्या होता है इस विधि में, इसका डिटेल हमने लिखा कि ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निर्देश दे दिए जाते हैं और उनको पाठ्य सामग्री, विषय वस्तु जो है, संदर्भ सामग्री वो दे दी जाती है। अध्ययन के निर्देश प्रदान करके उनको, बच्चों को अपनी गति से, अपने रुचि से, अपनी पाठ्य वस्तु पे काम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए बोल दिया जाता है। अध्यापक बीच बीच में घूम करके उनका पर्यवेक्षण करता है, परामर्श देता है, समस्याओं को उनकी को सुनता है, समस्या को दूर करने का काम करता है। ये इस विधि का प्रमुख वो है। परिभाषा हमने देखी, बॉसिंग की परिभाषा देखी, रस्क की परिभाषा देखी हमने, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की परिभाषा देखी। इससे जुड़ी परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने आप एक प्रश्न होता है। सोपान जो होते हैं, चरण जिनसे गुजरती है, अध्ययन के निर्देश प्रदान कर दिए जाते हैं, बच्चों को विषय वस्तु, संदर्भ सामग्री दे दी जाती है, अध्यापक निरंतर पर्यवेक्षण करता है, बच्चों की समस्याओं को पहचान करके उनका मार्गदर्शन करता है, समाधान करता है, और पुनरावृत्ति कार्य लास्ट में रिवीजन का काम होता है। इसके जो रूप है, इसके रूपों पे विशेष तौर पे बात की हमने, रूपों को विशेष तौर पे देख लेंगे आप लोग। सम्मेलन होता है, विद्यार्थियों की समस्याओं के संदर्भ में विचार गोष्ठी होती है, विशेष शिक्षण योजना होती है। विशेष शिक्षण योजना जब विषय वस्तु के किसी विशिष्ट भाग के लिए कोई विशिष्ट शिक्षक, यानी कि विशेष तौर पर सामान्य शिक्षक से अलग होगा, ध्यान रखो, ये जहाँ समस्यात्मक भाग पे बात होगी। तीसरा होता है कालांश विभाजन योजना। कालांश विभाजन योजना में 2 कालांश विभाजित होते हैं और एक कालांश 2 भागों में विभाजित होता है, वहां पे 2 अलग अलग शिक्षक पढ़ाते हैं। और द्विकालांश योजना जिसमें 2 कालांश होते हैं और 2 कालांश में, एक कालांश में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, दूसरे कालांश में उसी विषय वस्तु को बच्चे अपने तौर से अध्ययन करते हैं। ये इसके रूप होते हैं। गुण देख लिया हमने। विशेष तौर पे बालिका में स्वाध्ययन की क्षमता का विकास होता है, बच्चे स्वाध्ययन करना सीखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चों की अलग अलग रुचि, अलग अलग योग्यता, अलग अलग क्षमता, अलग अलग गति, सबको छूट होती है, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। निदान उपचार का सिद्धांत निहित होता है। सामान्य शिक्षण के दौरान रहने वाली अधिगम रिक्तियां दूर करती है, ये विशेष बिंदु है। पिछड़े मंदबुद्धि वालों के लिए विशेष उपयोगी है और नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करने से अनुशासन का विकास होगा, और ये इसके दोष है। केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करेगी। दूसरा, जटिल विषय वस्तु के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लंबी प्रक्रिया है और अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात जटिल नहीं है, लेकिन हाँ, सारे कंटेंट, सारी चीजें, सारे बिंदु आपके संगठित होना जरूरी है। एक अध्यापक का काम होता है, बच्चों को लगता है, और वो उनका लगना सही भी होता है, उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें उनको समझ में तुरंत बैठ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि वो सारी समझ में आने वाली विषय वस्तु उनकी संगठित नहीं होती विद्यार्थियों के दिमाग में। उसको संगठित करने का काम अध्यापक करता है, वो सारे कंटेंट को समेट करके एक टॉपिक के अंतर्गत किस तरीके से रखा जाए। तो मैं बिल्कुल अपेक्षा करता हूं कि ये जो खंड है पर्यवेक्षित अध्ययन का, ऐसा समस्याग्रस्त खंड आपके लिए ना है, बड़े आराम से ये आपकी समझ में आएगी। बनने वाले प्रतिपादक को याद रखना, इसके विभिन्न नामों को याद रखना, इसके मूल तत्व को याद रखना, गुण दोष याद रखने और इसके रूप याद रखने। चलिए विद्यार्थी, सिलेबस के अगले भागों पर हमारी मुलाकात होती रहेगी, हम लोग बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।